हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री के इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा चैप्टर का ये नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम चैप्टर का जो नाम है उसको समझेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, तब इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा यूरोप। यूरोप क्या है, तो हम लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यूरोप यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि यूरोप क्या है। तो यूरोप दुनिया का सबसे दूसरा छोटा महाद्वीप है जो यूरेशिया के पश्चिमी हिस्से पर स्थित है। यहाँ लगभग 50 देश हैं। यानी कि यूरोप क्या है, तो यूरोप जो है हमारा एक क्या है, महादेश है। यूरोप क्या है, तो एक प्रकार का महादेश है जिसमें हम जिस चैप्टर के बारे में जो चर्चा किया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि यूरोप आखिर क्या है। तो यूरोप क्या है, महादेश है और इसी में क्या पढ़ना है, हमें राष्ट्रवाद पढ़ना है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि यूरोप क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है जो यूरेशिया के पश्चिमी हिस्से पर स्थित है। यहाँ लगभग कितने देश हैं, तो 50 देश हैं और यूरोप के कुछ प्रमुख देश हैं। सब प्रमुख देश यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। इसको समझने से पहले हम इसको मैप के माध्यम से समझ लेंगे। तो चलिए समझ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, एक मैप है विश्व का। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि यूरोप इस मैप में कहाँ पड़ता है। तो ये देखिए, ये वाला जो भाग होता है हमारा, ये वाला जो भाग होता है, ये हमारा पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम और ये हमारा उत्तर और ये हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। तो यूरोप किस साइड स्थित है, तो यहाँ पर ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये पूरा जितना ये भाग है, ये क्या है, यूरोप महादेश है। तो यूरोप किधर स्थित है, उत्तर की ओर स्थित है। इसका उत्तरी भाग ये हो जाएगा और ये पूरा क्या है, हमारा यूरोप है। यूरोप उत्तर की ओर स्थित है यहाँ पर, लेकिन इसके जो कुछ देश हैं उत्तरी भाग, इसके कुछ देश स्थित हैं उत्तरी भाग में, कुछ दक्षिणी, कुछ इधर पूर्वी और कुछ पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इसी प्रमुख देशों के बारे में हम लोग जानेंगे यूरोप के। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैप में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर है स्वीडन, फिनलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, पेरिस है और यूक्रेन है और यहाँ पर है पुर्तगाल और यहाँ पर है फ्रांस और यहाँ पर है जर्मनी और यहाँ पर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड यहाँ पर है और यहाँ पर है नॉर्वे। ये क्या है, यूरोप महादेश के कुछ प्रमुख देश हैं जिसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है अध्याय में। तो दुनिया का कितने महादेश होते हैं, तो 7 महादेश हैं, जिसमें से यूरोप क्या है, दुनिया का सबसे दूसरा छोटा महादेश है, महाद्वीप है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, एशिया एक हो गया, एशिया और यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका यानी कि अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया और ये उत्तरी अमेरिका और ये हो जाता है दक्षिणी अमेरिका और ये हमारा होता है अंटार्कटिका। तो ये हो गया 7 महादेश। कितने महादेश हैं, तो 7, जिसमें से यूरोप एक है और एक एशिया है और एक अफ्रीका है और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका और क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए यूरोप के कुछ प्रमुख देशों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से देश हैं, तो फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रिया। और पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश हैं, तो रूस है, यूक्रेन है, पोलैंड है, हंगरी है। और दक्षिणी यूरोप में इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस। और उत्तरी यूरोप में कौन कौन से, तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये जितने भी देश हैं इसको याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से जो कुछ देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इन सारे देशों का नाम याद रखना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि इसी देशों के माध्यम से हम समझेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। तो आप लोग ये याद रखिएगा कुछ प्रमुख देशों का नाम। अब हम आगे समझते हैं। आगे हमारा है राष्ट्रवाद, यानी कि हम लोग यूरोप को समझ लिए, अब क्या समझेंगे, राष्ट्रवाद। यूरोप के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, यूरोप क्या है, तो एक महादेश
देश है, क्या है, महादेश है। और ये कहाँ स्थित है, यूरेशिया के क्या है, पश्चिमी हिस्से में स्थित है। और ये दुनिया का सबसे दूसरा छोटा क्या है, द्वीप है। और इसके कुछ प्रमुख देशों का हमने नाम भी देख लिया। तो चलिए अब आगे राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग समझते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना और विचारधारा है जो अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्ठा पर आधारित होती है। यानी कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना ही क्या होता है, राष्ट्रवाद। यहाँ पर समझिए शब्द का मतलब, राष्ट्र का मतलब देश और वाद का मतलब जिस शब्द में भी वाद लगता है उसके प्रति क्या होता है, प्रेम, यानी कि उस पर अधिक बल देता है। तो यानी कि राष्ट्रवाद के प्रति अधिक प्रेम और समर्पण की भावना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या हो जाएगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना या कह सकते हैं कि विचारधारा है जिससे हम अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण और निष्ठा पर क्या होते हैं, यानी कि दिखाई देता है कि देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण कितना है हमको अपने देश के प्रति, वही क्या है, राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न होता है तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद समझ लिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना और विचारधारा है जो अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्ठा पर क्या होती है, आधारित होती है। यही आपके बुक में भी परिभाषा दिया गया है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का क्या है, फल है। कि राष्ट्रवाद किसका फल है, आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का। क्योंकि आपने हिस्ट्री के 3 भाग पढ़े होंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन काल में जो लोग थे उतना अपने देश के प्रति क्या थे, सजग नहीं थे। तो अंग्रेज लोग आए हमारे देश में, लगभग 200 वर्षों तक क्या किए, शासन किए। लेकिन धीरे धीरे लोगों को क्या हुआ, राजनीति के प्रति वो जागृत होने लगे। यानी कि हमारे देश में कोई दूसरा शासन क्यों कर रहा है, हम पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं, इसके प्रति वो क्या होने लगे, धीरे धीरे जागरूक होने लगे। जो अंधविश्वास फैला हुआ था मध्यकाल में उससे ऊपर उठे और पुनर्जागरण काल आया। और उसके बाद ही क्या हुआ, लोगों ने हर चीज़ों के प्रति सवाल करना स्टार्ट किया और अपने देश के प्रति सोचना स्टार्ट किया। तब क्या हुआ, राष्ट्रवाद का भावना क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तो यही कह रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का क्या है, प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। यानी कि राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न होती है, जब सारे लोग क्या हो, एक होते हैं, एक ही सारे लोगों का क्या हो, एक ही विचार हो। चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक परिवेश में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनका विचार क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर हम लोग जैसे देश के अपने नागरिक हैं, यदि हम लोग क्या देश के अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं तो क्या करेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे। यदि हम दूसरे देश के प्रति प्रेम का भावना रखते हैं तो उस देश के बारे में सोचेंगे, उस देश के लिए कुछ भी चीज़ें करेंगे। तो जब लोगों का सोच, यानी कि जैसे दो व्यक्तियों का एक सोच होता है तो कोई काम होता है अच्छे से, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रवाद की भावना तभी उत्पन्न होती है जब देश के अंदर, यानी कि किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, यानी कि किसी देश में भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों में क्या हो, एकता हो, एक ही सोच और विचार हो, तो क्या होती है, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। चलिए, और वो क्या करती है, एकता बनाने में क्या होती है, वाहक बनती है। जैसे अंग्रेज़ों ने हम लोग का शोषण करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे लोग जागृत होने लगे और उनके शोषण के खिलाफ क्या किए, आवाज़ उठाए और धीरे धीरे सभी लोग एकजुट होने लगे। तो क्या हुआ, उनमें एकता का वाहक होने लगे, यानी कि वो लोग एकजुट हो गए। तो यही होता है राष्ट्रवाद। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो राष्ट्रवाद के मुख्य पहलू को देखेंगे। राष्ट्रवाद के मुख्य पहलू क्या होता है, राष्ट्रवाद के मुख्य पहलू क्या है, तो देशभक्ति और एकता, और दूसरा है स्वतंत्रता और संप्रभुता। यानी कि अपने देश के प्रति समर्पित रहना और देश के लिए एकजुट होकर कुछ कार्य करना, वही क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना होता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से हुआ था। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कब हुआ था, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो पुनर्जागरण काल का अर्थ होता है, पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जगना, यानी कि फिर से जगना। फिर से जगने का मतलब क्या है, जैसे कि मध्यकाल में यह विडंबना था कि क्या है, पृथ्वी का अंतिम छोर है, अगर हम पृथ्वी का अंतिम छोर पर जाएंगे तो क्या होंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, इतिहास का एक दौर आया जब लोगों ने क्या हुआ,
यूरोप के देशों में यानी कि यूरोप के देश के लोगों में क्या हुआ, पुनर्जागरण का यानी कि फिर से लोग क्या हुए, जग गए, अपने देश की संस्कृति और अपने देश के विकास के प्रति क्या हो गए, वो सजग हो गए। तो वो जैसे ही जगे तो क्या हुआ, धीरे धीरे नए नए खोज क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और खास करके ये तब हुआ जब कुछ दुनिया का पतन हुआ और जो यूरोप पर देशों का व्यापार हुआ करता था उसका मार्ग जो हुआ क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये यूरोप के देशों के लिए क्या हुआ था, यह अनिवार्य हो गया था कि वो क्या करे, एक नए रास्ते के खोज करे और नए चीज़ों का खोज करे ताकि उनका व्यापार चले। तो उसी के दौरान क्या हुआ था, पुनर्जागरण काल आया था जिसमें यूरोप के लोगों ने क्या हुआ, फिर से पुनः जगा और नए चीज़ों का खोज किया और विज्ञान पर आधारित जितने भी चीज़ें तो उनको खोज किया, हर चीज़ों के आगे प्रश्न करना स्टार्ट किया। उसी समय लोगों में क्या हुआ, पुनर्जागरण का काल आया। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यह मानव इतिहास का वह क्रांतिकारी काल था जिसने मध्यकाल के अंधेरे को ख़त्म कर दिया और आधुनिक युग की नींव रखी। यानी कि यहीं से क्या हुआ, हमारा आधुनिक युग का क्या हुआ, नींव प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण काल का शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। तो पुनर्जागरण काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इटली के फ्लोरेंस शहर यानी कि फ्लोरेंस शहर से हुआ था। और 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह उन्नत रूप से क्या हुआ, प्रकट हुआ। यानी कि 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति था, जो फ्रांस में हुआ था, उसका कारण क्या था, तो वहाँ का जो राजा था, वहाँ का राजा जो था लुईस 16वां जो वहाँ का राजा था, वो क्या करता था कि वहाँ का समाज को कई भागों में बांटा हुआ था और अलग अलग अधिकार दिया हुआ था। तो उसी के प्रति लोगों ने क्या किया, फ्रांस की क्रांति किया और 1789 में इसके बाद के राष्ट्रवाद की भावना और उन्नत होने लगा। यानी कि अपने देश के प्रति लोग सजग होने लगे, अपने देश के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होने लगा और इसी के बाद क्या हुआ, राष्ट्रवाद का भावना और क्या हो गया, उग्र हो गया। और चलते हैं अब आगे। और यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास के कारण क्या था, तो फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन के आक्रमण। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारण दो था, पहला था फ्रांस की राज्य क्रांति और दूसरा नेपोलियन का आक्रमण। तो चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के सबसे महान सेनापति और रणनीतिकारों में से क्या थे, एक थे। और ये 1804 से लेकर 1814 तक क्या थे, फ्रांस के सम्राट थे। यानी कि हमने ये समझा कि राष्ट्रवाद की भावना होता क्या है, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न होता है, ये तो हम लोग समझ दिए। लेकिन यूरोप में जो राष्ट्रवाद का भावना का विकास हुआ उसका कारण क्या था, तो उसका दो कारण था। पहला कारण था कि फ्रांस का क्रांति और दूसरा कारण नेपोलियन का आक्रमण। तो फ्रांस के क्रांति में क्या हुआ था, हमने आपको बताया कि फ्रांस जो देश था वहाँ का समाज जो था 3 स्टेटों में बटा हुआ था और वहाँ का राजा क्या था, लुईस 16वां था। उसी के शासनकाल में वहाँ के जो समाज में काफ़ी असंतोष था, एक वर्ग को ज़्यादा अधिकार और एक वर्ग को कम अधिकार दिया गया। वहाँ पर समानता के लिए क्या किया गया, राजा के विरुद्ध क्या किया गया, संघर्ष किया गया, यानी कि फ्रांस की क्रांति किया गया। और 1789 में यह क्रांति हुआ, फलस्वरूप क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, संविधान का क्या किया गया, स्थापना किया गया। और वहाँ पर जो समाज 3 भागों में बटा हुआ था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ और सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हुआ और समानता और स्वतंत्रता क्या हुआ, सभी लोगों को प्राप्त हुआ। तो उसी के कारण क्या हुआ कि जो उस क्रांति जब फ्रांस का हुआ उसका प्रभाव अलग अलग देशों पे पड़ा और अलग अलग महादेशों के देशों में पड़ा। तो उसी में क्या था, यूरोप भी था, एक शामिल था। यानी कि जब यूरोप के लोग देखे कि जब फ्रांस में असमानता था तो लोग संघर्ष किए, यानी कि क्रांति किए, तो उन्होंने क्या किया, समानता को प्राप्त किया, स्वतंत्रता को प्राप्त किया। वैसे ही अगर हम क्या करेंगे, अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद यानी कि देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को लाएंगे, अगर हम भी संघर्ष करेंगे, क्रांति करेंगे, तो हमें भी क्या होगा कि जो हमारा क्या हुआ है, यूरोप के जो अलग अलग भागों पर मेटरनिक यानी कि वहाँ का चांसलर मेटरनिक का जो प्रभाव था वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। तो चलिए आगे समझते हैं अब नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन का भी आक्रमणों ने क्या किया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारण, विकास होने में। तो उनके जीवन और उनके योगदानों का मुख्य बिंदु क्या है, तो नेपोलियन के योगदानों में आता है सत्ता का उदय। नेपोलियन
नेपोलियन का जन्म 1769 में कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनी सैन्य प्रतिभा के बल पर वे तेजी से आगे बढ़े और 1799 में एक तख्ता प्लट के माध्यम से फ्रांस के प्रथम कौशल बने। नेपोलियन कोड क्या है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो नेपोलियन कोड क्या है, 1804। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसमें जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार को समाप्त कर कानून के समक्ष समानता स्थापित की। यानी कि नेपोलियन कोड क्या है, तो नेपोलियन कोड से माध्यम से जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, इसमें क्या किए कि जो पहले चला करता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको क्या किया, इन्होंने समाप्त कर दिया। यानी कि जो जन्म से ही उसको जो चीज़ अधिकार प्राप्त होता था उसको समाप्त किया। यानी कि आप जन्म लीजिए, आप संघर्ष कीजिए किसी भी चीज़ों के लिए, तब आप राजा बनेंगे। इसको समाप्त करके वहाँ पर क्या किया, समानता को क्या किया, स्थापित किया। लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं चला। जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ, वहाँ पर क्या हो गया, मेटरनिक युग का शुरुआत हो गया। तो चलिए समझते हैं आगे मेटरनिक युग का कैसे शुरुआत। अब क्या हुआ, तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में की जो विजयी शक्तियाँ थी वो क्या की, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुई। और इस सम्मेलन का उद्देश्य यूरोप में पुनः पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन ने क्या किया था, स्थापित किया था। उसी को अंत करके पुरातन व्यवस्था जो पहले वाला था असमानता पर आधारित, उसी को क्या करना था, स्थापित करना था। वियना सम्मेलन का उद्देश्य। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। आप याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ये भी पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, मेटरनिक। इन्होंने ही क्या किया था, वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था। अब देखते हैं मेटरनिक कैसे थे, तो घोर प्रतिक्रियावादी। अब यहाँ पर आता है शब्द प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति या विचारधारा जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का बड़ा विरोध करता हो और समाज में पुनः पुरानी पारंपरिक व्यवस्था की ओर ले जाना चाहता हो। यानी कि प्रतिक्रियावादी का सिंपल सा आप मतलब समझिए कि ऐसा व्यक्ति जो पुरानी चीज़ों को क्या करता हो, मानता हो, पुरानी चीज़ों का स्थापित करना चाहता हो, नई चीज़ों को नहीं अपनाना चाहता हो, समाज में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहता हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिक्रियावादी कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। एक और शब्द आएगा आप लोग के बुक में, गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है, तो एक ऐसी शासन प्रणाली जहां देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे हमारा देश क्या है, एक गणतांत्रिक है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का क्या होता है, जनता द्वारा क्या होता है, चुनाव होता है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। और वह एक निश्चित अवधि के लिए क्या होते हैं, उस पद पे क्या कहते हैं, शासन करते हैं देश के जनता पर। और पुनः क्या होता है, मतगणना होता है। चाहे तो जनता उनको क्या कर सकती है, हटा सकती है। लेकिन परंतु ऐसा जो था फ्रांस में हुआ तो था, नेपोलियन ने जो समानता स्थापित किया, लेकिन नेपोलियन के पतन के बाद ये सारी व्यवस्था को क्या मेटरनिक चाहता था, पतन करना। उन सभी व्यवस्थाओं को लागू करना चाहता था जो पहले से क्या हुआ था, चला करता था। अब एक और शब्द आएगा, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, जनता के शासन, यानी कि लोकतंत्र। जहाँ पर जनता वोट देती है और अपना सरकार चुनती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लोकतंत्र कहते हैं।